Probably the second worst movie of Shankar after Indian 2. पर वही नायक शिवाजी या इंडियन वाली चीजें लोगों को बार बार दिखाओगे तो people will not accept it. See, once we finish this, and your mind will look, search for something more. So naturally, I have to search something better than what I did before. सपोज करो कि कोहली वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहले ओवर पे डकआउट हो जाए, मुकेश अंबानी बैंकरप्ट हो जाए, सलमान खान विवेक को ईद की दावत पे बुला ले, कंगना रनौत राहुल गांधी को सपोर्ट कर दे। ऐसा कभी हम सपना के साथ सोकर भी सपने में भी नहीं सोच सकते ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडियन सिनेमा का एक ऐसा डायरेक्टर जिसने 30 इयर्स तक बॉलीवुड टॉलीवुड पे रूल किया, उसे इंडिया नंबर 1 डायरेक्टर से लेकर द डायरेक्टर विद 0 फ्लॉप्स, द अनक्राउंड किंग ऑफ बॉलीवुड और न जाने क्या क्या टाइटल तक दिया गया, उसने काम भी वैसा ही किया। इंडिया में पहली बार वीएफएक्स को यूज करने से लेकर प्रोस्थेटिक से एक एक्टर का पूरा लुक ही चेंज कर देना, आर्ट टेक्नोलॉजी वीएफएक्स को तमिल सिनेमा में लेकर आना, सोशल इश्यूज लाइक रिजर्वेशन, करप्शन, एक सीएम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक फ्रीडम फाइटर जब अपने देश में अत्याचार शोषण को देखता है तो वो कैसे उससे लड़ भिड़ जाता है। एस शंकर जैसे डायरेक्टर का काम को राजा मौली जैसे डायरेक्टर ने भी अप्रिशिएट किया। அதுக்கப்புறம் சங்கர் சார் வந்து he used visual effects to enhance the magnanimity of the film. अपनी पहली फिल्म से बॉक्स ऑफिस को हिला के रख देने वाले इस डायरेक्टर के साथ लेकिन ऐसा क्या हुआ वो आज एक ब्लॉकबस्टर तो छोड़ो एक हिट देने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लोकेश कनगराज जैसे नए डायरेक्टर कमल हसन के साथ विक्रम जैसे सुपर हिट दे रहे, नाग अश्विन कल्कि बना दे रहे, वहीं शंकर कमल हसन के साथ इंडियन 2 जैसे डिजास्टर दे रहे। गेम चेंजर की हालत ऐसी है कि उसे 7000 स्क्रीन से हटा दिया गया है। आंकड़े बता रहे हैं कि गेम चेंजर के शो को इतना कम रिस्पांस मिला है कि इसके 7000 शोज थिएटर से निकाल दिए गए हैं। तो आज डायरेक्टर्स रिवॉल्यूशन में एक ऐसे डायरेक्टर पर बात करने वाले हैं जिन्हें एक टाइम के लिए अनक्राउंड किंग ऑफ बॉलीवुड तक कहा गया। इंडिया में जब 100 करोड़ का कलेक्शन बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाती थी, उस टाइम पर उन्होंने अपनी फिल्म पे 132 करोड़ फूंक दिए और उस फिल्म ने अपने बजट से 2.5 टाइम्स का कलेक्शन किया। लेकिन आज कैसे वही एस शंकर एक हिट देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और किस इंसान के गुजर जाने के बाद एस शंकर की फिल्में पिटने लगी और कैसे इनडायरेक्टली सुपरस्टार रजनीकांत की बेइज्जती ने एस शंकर के करियर को इम्पैक्ट किया और वो कौन सा हॉलीवुड एक्टर था जिसके साथ एस शंकर काम करने वाले थे और क्या सच में एस शंकर का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अगर आप भी ये वीडियो ये सोचकर स्किप करने वाले हो कि अरे इस टॉपिक पर तो काफी सारी वीडियो प्रेजेंट है, तो हम आपको एस शंकर के सिर्फ डाउनफॉल ही नहीं एक बार फिर से वो कैसे बाउंस बैक करेंगे उसके बारे में भी सब कुछ डिटेल में बताने वाले। तो एस शंकर का जन्म 17 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक विलेज कुंभकोणम में हुआ था। इंडिया के हर मिडिल क्लास लड़के की तरह ये भी निकल पड़ते हैं इंजीनियरिंग के सफर पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेते हैं और उसके बाद वो एक टाइप राइटिंग कंपनी में एज अ क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर का काम करते हैं। बट ही वाज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट फिल्म्स। लेकिन आपको ये जानकर शौक लगेगा कि वो फिल्मी वर्ल्ड में डायरेक्टर नहीं बल्कि एक्टर बनने आए थे। इसलिए उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत थिएटर प्लेस से की और उन थिएटर प्लेस का पार्ट बनना एस शंकर के लिए वर्थ इट रहा, क्योंकि उन थिएटर प्लेस में काम करते हुए भी उन्हें एस चंद्रशेखर नाम के डायरेक्टर ने नोटिस किया और उन्हें एस शंकर में वो डेडिकेशन वो पोटेंशियल नजर आई, इसीलिए वो एस शंकर को फिल्म इंडस्ट्री में लेके आए। बट एज एन एक्टर डायरेक्टर नहीं, एस शंकर को वो फिल्म इंडस्ट्री में लेके आते हैं एज अ स्क्रीन राइटर और एस शंकर ऐसे चंद्रशेखर के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं और वहाँ पर काम सीखते हैं और उसी दौरान वो वहाँ पर वसंता रंगम और सीता जैसी मूवीज में एज अ एक्टर कुछ स्मॉल रोल भी प्ले करते हैं। इंडस्ट्री में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना है और फाइनली वो डायरेक्टर बनने का फैसला ले लेते हैं। नए बने डायरेक्टर एस शंकर को अपनी पहली फिल्म के लिए बहुत बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। उन्होंने मल्टीपल प्रोड्यूसर्स को मल्टीपल आइडिया सुनाए, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट भी हुए और इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद भी किसी तरह उन्होंने केटी कुंजोमोन नाम के एक प्रोड्यूसर को एक फिल्म के लिए प्रोड्यूस करने के लिए कन्विंस कर लिया। उनको पहली बार एक फिल्म डायरेक्ट करने का चांस मिला, लेकिन एस शंकर का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी डेब्यू फिल्म जेंटलमैन के लिए प्रोडक्शन डिलेस की वजह से उनको ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया गया था। उनकी जगह फिल्म किसी दूसरे डायरेक्टर को मिलने वाली थी, बट स्टिल बाद में प्रोड्यूसर ने एस शंकर पर ट्रस्ट दिखाया और फिर एस शंकर ने वो फिल्म डायरेक्ट किया और उनकी फिल्म जेंटलमैन जब रिलीज हुई तो वो फिल्म सुपर हिट साबित हुई। उसके बाद कंधालन, मुदावलन और इंडियन जैसे स्ट्रॉन्ग मूवीज बना के वो खुद को एज अ बिग डायरेक्टर एस्टैब्लिश भी करते हैं और इंडिया में मुदावलन जैसी फिल्म देख के लोगों को एस शंकर की पोटेंशियल का अंदाजा लग जाता है। 1994 में एक कधालन जैसी फिल्म को 4 नेशनल अवार्ड मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। 90s के टाइम पर इस तरह का सिनेमा बनाना इस बात का जीता जागता सबूत था कि वो टाइम से कितने आगे थे और ये तो बस शुरुआत थी। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि लैडर भाई को हर हफ्ते आप सब के लिए 2-3 फिल्में देखने जाना पड़ता है, जिसका हर बार 2 टिकट के 400-500 खर्च हो जाते हैं, ऊपर से पॉपकॉर्न वगैरह के 300-400 अलग से लग जाते हैं। ऐसे में मेरी महिला मित्र ने मुझे बिनोमो के बारे में बताया। बिनोमो दरअसल एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इजिली एक अच्छा खासा साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फेक मनी के साथ डेमो अकाउंट में मिलता है, जहाँ से आप पहले 4, 5, 8, 10 जितना भी आपका मन करे ट्रेड करके सीख सकते हो। हाँ, तो मैं आपको रियल अकाउंट से एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप अलग अलग अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम
4000 को सेलेक्ट करते हैं। एक बार के लिए पुराना ग्राफ भी देख लेते हैं। तो अभी लाइन ग्राफ काफी नीचे चला गया है और मुझे लग रहा है कि ये ऊपर ही जाएगा, तो तुरंत मैंने अब के लिए 4000 लगा दिए। अरे यार ये तो नीचे जा रहा है। हाँ ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर की तरफ जा। आपको वो रेड वाली लाइन तक वेट करना है जहां ट्रेंड एंड होगा। यस, तो फाइनली ग्राफ के एंड में ये ऊपर चला गया है और आप देख सकते हो कि हमें 4000 इन्वेस्ट किया था और हमें 7360 का विनिंग अमाउंट मिल चुका है। बिनोमो का यूजर इंटरफेस भी काफी इजी है, जहां से अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो बस डिपॉजिट पे जाना है, वहां आपको यूपीआई, बैंक कार्ड, ई वॉलेट, क्रिप्टो वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। विड्रॉल तो और भी आसान है, जस्ट यहाँ पे जाना है, यहाँ पे डिपॉजिट, विड्रॉल दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो विड्रॉल पे जाके जो अमाउंट आपको विड्रॉ करना है वो टाइप करना है और विड्रॉल मेथड में बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है और पैसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएंगे। तो इधर उधर के फालतू के ऐप के बजाय बिनोमो यूज करो, क्योंकि बिनोमो एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो भाई अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करो बिनोमो और आज से ही जनरेट करो खुद का एक साइड इनकम सोर्स। देखो वैसे तो VFX को इंडिया में लाना और VFX को इंडिया में प्रमोट करने का पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं SRK को दिया जाता है और वो क्रेडिट डिजर्व भी करते हैं। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि VFX को इंडिया में SRK से पहले ही एस शंकर ने अपनी मूवीज में यूज करना शुरू कर दिया था और इस चीज का क्रेडिट एस शंकर को उतना नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं। और सिर्फ VFX ही नहीं, वो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते थे जो की इंडिया में पहले किसी ने नहीं की होती। जैसे की प्रोस्थेटिक मेकअप की टेक्निक को इंडिया में पहली बार एस शंकर ने 1996 में अपनी फिल्म इंडियन में यूज किया था, जस्ट टू शो कमल हसन एज एन ओल्ड मैन। इसके बाद 2003 में रिलीज हुई एस शंकर की फिल्म बॉयज में टाइम फ्रीज की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया और ये सारी चीजें इंडिया में पहली बार हो रही थी। बहुत लोगों को लगता होगा कि इंडिया में VFX की शुरुआत अच्छे से लास्ट डिकेड में हुई है, बट एस शंकर ने अपरिचित फिल्म के काफी सारे सीन्स में VFX यूज किया था, चाहे वो बफेलो चेज वाला सीन हो, स्टेडियम सीन्स जिसमें क्राउड को क्रिएट करने के लिए VFX क्राउड मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया गया था। देखो तेलुगु सिनेमा में भी श्याम प्रसाद रेड्डी ने 1995 में अपनी फिल्म में पहली बार VFX का इस्तेमाल किया था, बट VFX को इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर किसी ने बिग स्केल पे ट्राई किया तो वो भी एस शंकर ही थे। उनकी फिल्म रोबोट में हमें उस टाइम पे वर्ल्ड क्लास VFX देखने को मिला था और रोबोट फिल्म में जो एनिमेट्रॉनिक्स यूज हुए थे वो उसी कैलिबर के थे जिस कैलिबर के टर्मिनेटर, जुरासिक पार्क और अवतार में यूज किए गए थे। और रोबोट फिल्म के बहुत सा टेक्निकल वर्क स्टैन विंस्टन स्टूडियोज में हुआ था जो कि US में हो और ये वही सेम स्टूडियो है जिसने एलियंस, अवतार और टर्मिनेटर जैसी मूवीज पे काम किया था। अब देखो 90s के टाइम को एस शंकर के राइज की तरह देख सकते हो जहाँ उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया और 2000 के डिकेड को एक ऐसा टाइम के तौर पर देख सकते हो जहां एस शंकर ने अपनी हर फिल्म के साथ खुद की लिमिटेशंस को पुश किया और नायक, शिवाजी द बॉस, अपरिचित जैसी पावरफुल सिनेमा बनाई, साथ ही साथ रोबोट जैसी एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी बनाई। शंकर की मूवीज का बजट नॉर्मल इंडियन मूवीज के कंपैरिजन में काफी गुना ज्यादा होता था, स्टिल वो मूवीज अपने बजट से डबल बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करके जाती थी। उनकी फिल्म शिवाजी जिसे 50 करोड़ के बजट में बनाया गया था उसने 150 करोड़ का बिजनेस किया था, या फिर उनकी फिल्म इथरन या रोबोट जिसे 150 करोड़ के बजट में बना के रेडी किया गया था, उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया था और ये दोनों ही मूवी अपने टाइम की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। 2015 में आई मूवी की तो आपको याद ही होगी। इस फिल्म में जिस लेवल के प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किया गया था, मतलब चियान विक्रम को उनके फैमिली वाले भी पहचान नहीं पा रहे थे। और वैसे तो साउथ इंडियन सिनेमा के डोमिनेशन की शुरुआत 2015 में बाहुबली रिलीज के बाद हुई थी, बट उससे 5 साल पहले 2010 में जब बॉलीवुड का कंप्लीट डोमिनेशन SRK, सलमान और आमिर जैसे स्टार्स के हाथ में था, उस टाइम पे बॉलीवुड के बिग स्टार SRK और सलमान की मूवीज को बीट करते हुए एस शंकर रजनीकांत के साथ मिलकर 2010 की सबसे बड़ी हिट देते। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एस शंकर उस जमाने में बॉलीवुड को डोमिनेट कर रहे थे और जब पैन इंडिया टर्म एग्जिस्ट भी नहीं करती थी उस टाइम को रोबोट की सक्सेस को एस शंकर का पीक टाइम बताया जाता है। बट वही रोबोट फिल्म जब डेवलपमेंट स्टेज पर थी तब कुछ ऐसा होता है जो आगे जाकर शंकर के डाउनफॉल का रीजन भी बनती है। क्या था वो रीजन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एस शंकर जिनकी मूवीज एक जमाने में मोस्ट कॉस्टलीस्ट हुआ करती थी, अपने बजट से डबल पैसे छापती थी, और एक आज का टाइम है जहां उनकी फिल्में अपने बजट का आधा पैसे का भी कलेक्शन नहीं कर पाती। फिर चाहे वो इंडियन 2 हो जिसका बजट 250 करोड़ था बट उस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मुश्किल से 150 करोड़ था, या फिर उनकी लेटेस्ट फिल्म गेम चेंजर जिसका बजट तो भाई 450 करोड़ था बट इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस इसके बजट का आधा भी कर ले तो बड़ी बात होगी। और काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि एस शंकर जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की मूवीज अचानक से फ्लॉप कैसे होने लगी। तो ये कोई ऑल ऑफ अ सडन होने वाला इंसिडेंट नहीं है। इनके डाउनफॉल की शुरुआत 2012 से ही शुरू हो जाती है जब वो एक फिल्म बनाते हैं ननवन, जो कि काफी अच्छी फिल्म भी होती है, फिल्म हिट भी साबित होती है, बट स्टिल उस फिल्म की वजह से लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो बॉलीवुड की मास्टरपीस 3 इडियट्स की रीमेक थी। एस शंकर जैसे बिग डायरेक्टर रीमेक करते हैं तो लोगों को डिसअपॉइंट होना लाजमी भी था। इमेजिन करो कि अगर बाहुबली के बाद राजा मौली ने कोई रीमेक की होती तो लोग तो डिसअपॉइंट होते ही साथ उनका भरोसा भी उनसे उड़ जाता है, और यही सेम चीज हुई एस शंकर के साथ भी। उसके बाद वो आई और रोबोट 2 नाम की फिल्में बनाते हैं। दोनों मूवीज में काफी चीजें कॉमन थी, दोनों मूवीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक था।
दोनों मूवीज की प्री रिलीज हाइप भी तगड़ी थी, जिसकी वजह से ये दोनों मूवीज अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस तो कर लेती है, बट दोनों ही मूवीज को ऑडियंस की तरफ से मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलता है। ये दोनों ही फिल्में ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती। स्पेशली रोबोट 2.0 फिल्म की बात करें तो वो फिल्म डिकेड की वन ऑफ द मोस्ट हाइप फिल्म थी, और अक्षय कुमार और रजनीकांत जैसे स्टार्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से उस फिल्म से एक्सपेक्टेशन बाहुबली 2 के लेवल की थी, और मैं तो मान के बैठ चुका था कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ये फिल्म जरूर तोड़ेगी। लेकिन ये फिल्म काफी मीडियोकर साबित हुई और एस शंकर ने सबकी एक्सपेक्टेशन पे मूड दिया, और कई सारे फिल्म क्रिटिक ने तो इसे इथरन या रोबोट की पैरोडी तक बता दिया। और एक रीजन है जिसपे बहुत ही कम लोग बात करते हैं, होता कुछ ऐसा है कि 2.0 के टाइम पर एक इंसिडेंट होता है जिससे ऑडियंस एस शंकर पे भड़क जाती है। दरअसल एस शंकर का नेफ्यू पप्पू फिल्म का प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव होता है, और वो जाकर सीधा सुपरस्टार रजनीकांत से ही भिड़ जाता है। बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल रीजंस रजनीकांत सेट पर लेट आ रहे होते, जिससे एक दिन वो गुस्से में आकर उनसे जाकर पूछ लेता है कि व्हाई सर आर यू ऑलवेज लेट। रजनीकांत ओपनली पब्लिक में तो इस पर कुछ नहीं कहते, लेकिन वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को कहते हैं कि आज तक किसी ने भी इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल वे में मेरे से बात नहीं की। रजनीकांत बिना कुछ कहे पूरी फिल्म कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक की इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और पूरा विल एस शंकर पे फाड़ दिया जाता है। मुझे क्यों तोड़ा? काफी सारे तमिलियंस इसे भी एक बड़ा रीजन मानते हैं एस शंकर के डाउनफॉल का। और आपको जान के शौक लगेगा कि 2.0 फिल्म में रजनीकांत का रोल आमिर खान को ऑफर हुआ था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि 2.0 में अक्षय कुमार वाला रोल एस शंकर ने हॉलीवुड स्टार आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को ऑफर किया था। आर्नोल्ड को 2.0 का वो कैरेक्टर काफी एक्साइटिंग में लगा था, बट कुछ रीजंस की वजह से चीजें मेटेरियलाइज नहीं हो पाई, और फिर वो रोल हमारे अक्की सर को मिला। और एस शंकर इस फिल्म में कमल हसन को भी कास्ट करना चाहते थे। I hope you make a film with Rajni sir and Kamal sir one day. I think if there's any director who makes it, it could be you. No, that's what I planned in 2.0. 2.0 is supposed to be done with Rajni sir and Kamal sir. Like in Akshay Kumar, I planned with Kamal sir. But that time he was busy and it didn't materialize. और जिस तरह हिंदी सिनेमा में लोग सलमान और एसआरके को एक फिल्म में साथ में देखना चाहते हैं, तो उसी तरह तमिलियंस ऑलवेज रजनीकांत और कमल हसन को एक फिल्म में साथ में देखना चाहते थे। इसलिए एस शंकर कमल हसन को भी रोबोट 2.0 में कास्ट करना चाहते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि शंकर जैसे अहेड ऑफ टाइम डायरेक्टर के डाउनफॉल का क्या रीजन हो सकता है। इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट डायरेक्टर ने ऐसी क्या गलती की कि उसकी फिल्मों को लोग लिटरली आउटडेटेड बोलने लगे। तो चलो एस शंकर के डाउनफॉल के रियल रीजन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एस शंकर की फिल्मोग्राफी में मैंने एक चीज जो नोटिस की वो है एस शंकर ने मोस्टली जो भी अच्छी मूवीज बनाई है उनके सक्सेस के लिए उनके डायलॉग राइटर एस रंगारंजन या सुजाता को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सुजाता की ग्रेट राइटिंग और शंकर के डायरेक्शन स्टाइल और उनके ग्रैंड विजन जब कंबाइन होके आते थे तब बनता था बाप लेवल सिनेमा। लेकिन रोबोट ही वो आखिरी फिल्म थी जिसपे सुजाता ने काम किया था। इसके बाद वो काम नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑर्गन फेलियर की वजह से वो स्वर्ग सिधार गए, और यही रीजन है कि रोबोट के बाद उन्होंने जितनी भी मूवीज बनाई उनकी स्टोरी और राइटिंग डिपार्टमेंट लैक करती है। उनकी मूवीज के कैरेक्टर उतने इंपैक्टफुल नहीं होते जितने पहले होते थे, और यहाँ हम क्लियरली कह सकते हैं कि एस शंकर इज मिसिंग हिज ओल्ड राइटर सुजाता। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, राजा मौली की जितनी भी फिल्में हैं उसको उनके पिताजी वी विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी है। तो राजा मौली की सक्सेसफुल फिल्मों का जितना क्रेडिट राजा मौली को जाना चाहिए उतना ही वी विजेंद्र प्रसाद को भी। बट यहाँ पे सुजाता के अवेलेबल ना होना शंकर के डाउनफॉल का एक सब्जेक्टिव रीजन है। बट मेरे अकॉर्डिंग पर्सनली जो चीज एस शंकर के डाउनफॉल का रीजन है वो है उनके डायरेक्शन स्टाइल, जो कि टाइम के साथ आउटडेटेड हो चुका है। और बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि करप्शन वाले टॉपिक को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं। तो क्या अब उस तरह की स्टोरी में लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा? तो ऐसा नहीं है, वो स्टोरी में लोगों को आज भी इंटरेस्ट है, लेकिन आज ऑडियंस को इस स्टोरी को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और स्टाइलिश वे में देखना है। और एस शंकर का स्टाइल अभी भी वही 2000 वाला है, जिनकी वजह से गेम चेंजर आउटडेटेड फील होती है। और यहाँ पर मैं शंकर को उनके ही एक एक्स असिस्टेंट डायरेक्टर एटली कुमार से कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी उसी टाइप के सिनेमा बनाते हैं जिस टाइप के शंकर। बट फर्क ये है कि एटली ने टाइम के हिसाब से खुद के डायरेक्शन स्टाइल को काफी अपग्रेड और स्टाइलिश किया है, और ऑडियंस के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने फिल्म मेकिंग स्टाइल में टाइम टू टाइम चेंजेस भी किए ताकि उनकी मूवीज लोगों को आउटडेटेड ना लगे। बट वही शंकर आज भी 2000 के एरा में फंसे हुए। अब इंडियन 2 का ही एग्जांपल ले लो। फिल्म का स्क्रीन प्ले बकवास था। ऑडियंस का कमल हसन के कैरेक्टर सेनापति से जो इमोशनल बॉन्ड था उसे ठीक से पोर्ट्रे ही नहीं किया गया। 20 मिनट की फुटेज काटने के बाद भी ये फिल्म सोशल मीडिया पे मीम मटेरियल बन के रह गई। और जब एस शंकर से इसके बारे में पूछा गया तो आप उनकी बातों समझ सकते हो कि ही इज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। I have no idea about doing a sequel and all when we started. But once we shot and go in detail, every scene took a very good shape. So in that way, whatever I compress, no, it won't come under 3 hours. At the same time, I'm able to see there is a possibility of 2 parts without any compromise. There is a wholesomeness in
both the parts. और ये केस सिर्फ एस शंकर का नहीं है, और भी डायरेक्टर्स हैं जो खुद को इवॉल्व नहीं कर पाने की वजह से आउटडेटेड हो गए, लाइक रोहित शेट्टी, प्रभु देवा एंड मैनी मोर। और यहाँ पे मैं एक और रीजन ऐड करना चाहूंगा, वो है उनका रिसेंट वर्किंग स्टाइल, जहाँ वो एक साथ 3 मूवीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें इंडियन 2, 3, गेम चेंजर, और शायद उसी चक्कर में इंडियन 2 और गेम चेंजर दोनों ही फक्ड अप हो गई है। इससे पहले कभी भी एस शंकर ने इतने प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम नहीं किया है। वो पहले एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते थे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा फोकस एक फिल्म पे ही रहता था, और इसीलिए वो अपना बेस्ट भी दे पाते थे। अब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी शंकर के करियर का एंड घोषित कर दिया है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि वो फ्यूचर में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो उनके कमबैक कराएगी और इंडियन सिनेमा को भी बदल के रख देगी, क्योंकि इंडियन 3 को अगर साइड में भी रख दे तो इनका हर अपकमिंग प्रोजेक्ट हॉलीवुड लेवल का होने वाला है। और अगर वो मूवीज अच्छी बन गई तो पुष्पा 2 और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को भी शंकर कच्चा चबा जाएंगे। मूवी बिजनेस में 90% लोग 3 फेजेस से गुजरते हैं, राइज, पीक एंड डाउनफॉल। और डाउनफॉल के बाद 90% लोग रिटायर होना ही प्रेफर करते हैं या फिर इररिलेवेंट हो जाते हैं, बट 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो डाउनफॉल के बाद भी बाउंस बैक कर जाते हैं। और इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है SRK, रजनीकांत, कमल हसन। और हमें यह पता करना है कि क्या शंकर इररिलेवेंट हो जाएंगे या फिर वो कमबैक करेंगे, और इस चीज का जवाब हमें मिलेगा उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट से। तो उनके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है इंडियन 3, जिसका उनका कमबैक डेफिनेटली नहीं होने वाला। और आई एम डैम श्योर कि आप भी इस फिल्म में उतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो इसीलिए क्यों ना मैं आपको एस शंकर के सीधा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं, जो कि उनका 101% कमबैक करा सकती है। तो पहला प्रोजेक्ट है वेल परी, जो कि एक हिस्टोरिकल पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको 3 पार्ट्स में बनाया जाएगा। और रूमर की माने तो इस फिल्म में सूर्या और चियान विक्रम जैसे बड़े स्टार्स भी होंगे, बट कास्टिंग अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट एस शंकर के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और वेलपरी प्रोजेक्ट वेलपरी नाम के नोवेल से बेस्ड होने वाली है। तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इसके बाद शंकर एक ऐसी फिल्म पर भी काम करेंगे जो शायद इंडियन सिनेमा में एस शंकर के अलावा कोई और बना भी नहीं सकता। तो मैं बात कर रहा हूँ एक साई-फाई फिल्म जो कि कुछ हॉलीवुड फिल्म 2012 के जैसी होगी। और वैसे तो इस मूवी में कोई ज्यादा अपडेट्स नहीं है, बट अगर साई-फाई फिल्म इंडिया में बनती है तो इंडियन सिनेमा फैंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। और एस शंकर की एक और प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एक जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ अ फिल्म, जो कि एक बिग स्केल पे स्पाई एक्शन फिल्म होगी। एज ऑफ नाउ शंकर की 3-4 प्रोजेक्ट्स को लेके ही कंफर्मेशन दी गई है। और इन प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन सारे प्रोजेक्ट्स का सब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक है। पिछले कुछ टाइम से शंकर बस विजिलेंट मूवीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस में उनकी मूवी को लेके सैचुरेशन पॉइंट नजर आने लगा। बट आई थिंक इनकी अपकमिंग मूवीज का प्रोजेक्ट काफी फ्रेश होगा, लोगों को एक्साइट करेगा। और अगर ये प्रोजेक्ट अच्छे से बन गया तो आई एम श्योर कि हर प्रोजेक्ट 1000 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाएगी। बट अभी के लिए शंकर का कमबैक सुबह के सपने जैसा है कि हमें उम्मीद तो है ये सपना पूरा होगा, बट कब पूरा होगा किसी को नहीं पता। अब देखो एस शंकर कमबैक कर पाए या फिर नहीं, लेकिन मेरे जैसे सिनेमा फैंस उनको हमेशा एक लेजेंडरी डायरेक्टर की तरह ही याद रखेंगे, क्योंकि आई थिंक इज वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जिन्होंने शिवाजी जैसी फिल्म बना के मास सिनेमा को मीनिंगफुल मास सिनेमा में क्रिएट किया था। और नाइट जैसी एक पावरफुल फिल्म बनाई थी जो मैंने 200 बार देखी होगी। और आज भी जब भी सोशल मीडिया पे वो फिल्म मुझे दिख जाती है तो उसके सीन्स में देख लेता हूँ, या फिर टीवी पे चलती है तो मैं बैठ जाता हूँ। एंड द मोस्ट मेमोरेबल रोबोट, जिसने इंडियन सिनेमा फैंस को एक लाइफ टाइम एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस दिया। बाकी आप लोग बताओ कि एस शंकर की फिल्मोग्राफी में से आपकी फेवरेट कौन सी फिल्म है। और इसी के साथ वीडियो को आज एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।